नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति आज सुर्खियां बटोरती नजर आ ही गई निष्कर्ष के साथ। जिस तरीके से बीते कुछ समय में न्यूज चैनल के बड़े बड़े हमारे प्राइम टाइम एंकर्स हो गए या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए जिनकी ये अटकलें थी, नजरें थी कि उत्तर प्रदेश की जो एकमात्र दो हॉट सीट्स हैं, कांग्रेस का गढ़ जो माना जाता है लोकसभा के लिए, अमेठी और रायबरेली, उसमें कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारेगा, किस उम्मीदवार को उतारेगा, उसका आज फैसला आ गया है। राहुल गांधी इस बार अमेठी से ना लड़के चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह लड़ ही रहे हैं। यानी राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेठी, जहां से 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको हराया था, इस बार वहां से कांग्रेस के एक दूसरे दिग्गज नेता लड़ रहे हैं। उनको किशोरी लाल उनका नाम कहा जा रहा है। स्मृति ईरानी अभी भी वहीं से सांसद है, वहां से बीजेपी की अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी, जिनकी खास तौर पर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, वो इस बार कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी कांग्रेस की जो दो मात्र हॉट सीट थी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए, उनका आज हमारे सामने उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, तय हो गया है और आखिर हमारे सामने नतीजा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक संदेश ये जरूर दे दिया कि कांग्रेस ये उत्तर प्रदेश की जिन दो सीटों से उन्होंने सांसदीय लोकसभा से जो राजनीति शुरू करी थी सन 1970-1980 के दशक में, वो उत्तर प्रदेश इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, ये चीज हमें पता चल गई है। लेकिन ये वीडियो बना के आपके सामने खबर पेश करने का जो अहम मकसद था वो ये था, जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिला कराने के लिए रायबरेली पहुंचे प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो रायबरेली में कांग्रेस दफ्तर में जहां पहुंचे, उस कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस के भले ही हमारे उम्मीदवार हो, कांग्रेस के और भी नेता और भी कार्यकर्ता जरूर थे, लेकिन आज कांग्रेस से ज्यादा समर्थक हमें समाजवादी पार्टी के दिखे उस कांग्रेस दफ्तर के बाहर। ये चीज ये दर्शाती है कि ये जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है हमारी राजनीति की कि अगर एक ऐसे आदमी को हराना है जो फालतू के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, देश के मुद्दों से देश के लोगों को भटका रहा है, उसके समक्ष किस कदर दो पार्टियां एक साथ मिलजुल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की वैसी रीजनल पार्टी कहलाई जाती है, जिनको कहा जाता है कि एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव के वोट बैंक से जो चलती है, उसका इन पे आरोप लगाते रहते हैं और हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है केंद्र सरकार समाजवादी पार्टी पे, और कांग्रेस में माइनॉरिटीज में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही है केंद्र सरकार। लेकिन आज जब कांग्रेस के हमने समर्थक देखे, जब हमने समाजवादी पार्टी के समर्थक देखे, वो भी इतने सैकड़ों हजारों के हुजूम में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रायबरेली में, ये चीज ये दर्शाती है कि किस कदर आज भी हमारे सिर्फ ये उम्मीदवार और सिर्फ समर्थक ही नहीं, आम जनता जमीनी स्तर पर एक बदलाव चाहती है। आम जनता ये चाहती है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का बेबुनियाद आरोप लगता है, इससे पर्दा हटाया जाए, लोगों को वास्तविकता दिखाई जाए। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के इस समय प्रधानमंत्री भी हैं और बीजेपी के अच्छे खासे नेता भी है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी बौखलाहट दिखाते हैं रैली में, कहीं जाकर तुष्टीकरण की राजनीति का करने का आरोप तो लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के नाम पे एक मूल हिस्से को जिस बर्बरता से वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं उन पे, जैसे आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी मुसलमानों को या घुसपैठिया बोल देते हैं, ये कह देते हैं कि हमारी संपत्ति जो है ये उन स्पेसिफिक वर्गों में बांट दी जाएगी, आवंटन कर दिया जाएगा। यहां तक कि ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपके मंगलसूत्र छिन जाएंगे, भैंसे छिन जाएंगी। यानी आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है, जो ये 10 साल 14 साल का कार्यकाल रहा है, जो आईटी सेल बहुत ज्यादा ढिंडोरे पीटती है कि किस तरीके से ये कार्य प्रगति करी है, ये काम हमने किया है, वो काम अभी जनता को ना बताकर तुष्टीकरण परिवारवाद के वही खोखले राजनीति करने का आरोप लगाती जा रही है हमारे विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर। मतलब गौर करिए, उससे कोई नुकसान कभी इतना बड़ा नहीं हुआ देश का, लेकिन अपने मुद्दों की बात क्यों नहीं बताती है? क्योंकि पता है फिर जनता उनसे सवाल करने लग जाएगी, वही सवाल जो आज से कुछ समय पहले मीडिया चैनल भी करते थे। लेकिन क्या हालत करी इन लोगों ने मीडिया चैनल की, मेरे ख्याल से आप उससे अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। अब यही चीज जो दिखा रही है कि इतनी हमारी विभिन्नता है हमारे देश में, डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, भारत की सभी संस्कृति इतनी अच्छी है, अलौकिक है। यही टीवी9 भारतवर्ष एक इंटरव्यू लेता है और ट्वीट करता है, क्या वायनाड से सौदा हुआ है? देश जानना चाहता है पीएम नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी वायनाड के इस समय मौजूदा सांसद जो है राहुल गांधी, उन पे ये निशाना साध रहे। ये नहीं कह रहे कि वायनाड में, चलिए वायनाड में जिस तरीके का विकास हुआ है उसके नाम पे निशाना साधे, उसके नाम पे राहुल गांधी को घेरे, नहीं। ये कहा जा रहा है क्या वायनाड में सौदा हुआ है, क्या मुसलमानों का सौदा किया है, ये चीज कह रहे हैं नरेंद्र मोदी टीवी पे। उससे भी बड़ी बात, ये बीजेपी का एक ट्वीट देखिएगा, अभी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करेंगे साथ में। लिखा क्या है,
10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल कमजोर देश है। पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों की को मौत के घाट उतारते थे। गौर कीजिएगा क्या लिखा है, 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी। वो दुनिया का कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा डिप्लोमेट है जिसने ये चीज बोली? मैं ये चीज जरूर जानना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि, और उससे भी बड़ी बात, 10 साल पहले, गौर करिएगा, 10 साल पहले यानी 2014 से पहले शायद से नरेंद्र मोदी और ये हमारे जो अमित मालवीय है, जो आईटी सेल के इंचार्ज है बीजेपी के, शायद ये दोनों एक चीज भूल गए कि 10 साल पहले 1998 भी था। 1998 से 2003 का भी कार्यकाल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही सबसे बड़े व वरिष्ठ नेता और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वहां पे कार्यकाल चल रहा था। तो क्या बीजेपी ये भी कह रही है कि 10 साल पहले का मतलब 1998 से 2003 के समय भी भारत को बोझ समझा जाता था? और उससे भी बड़ी बात, भारत का बोझ कौन समझता था, ये चीज जानना चाहूंगा। जब राहुल गांधी डिक्टेटरशिप, तानाशाही की बात करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, तब यही नेता कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो आपने लिखा है स्पेसिफिक करके 10 साल पहले, ये क्या है? ये सवाल भी है। और एक ये भी चीज, संयोग देखिए, ये ट्वीट करा था एक और बीजेपी फॉर इंडिया ने, संयोग देखिए आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। ये बात तब उन्होंने लिखी जब पाकिस्तान के भी एक नेता जो है वो कांग्रेस के समर्थन में एक वीडियो जारी करते हैं। लेकिन शायद यही बीजेपी सरकार भूल गई कि जब 2019 में चुनाव होने वाले थे, तो उस समय के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने भी कहा था कि आइए, अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं हमें बहुत खुशी होगी। और ये फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि फिर हम बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से पाकिस्तान भारत के बीच के विवाद का मसला निकालेंगे। अब क्या ये भी चीज उन पे लागू नहीं होती? ये भी खैर एक सवाल है जो एंड में जरूर छोड़ के जा रहा हूं। बाकी रही बात यही, रायबरेली और हमारे अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है सामने, और सीधा सीधा देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी और मेल मिलाप की बात होती है, वही दूसरी तरफ तुष्टीकरण, जबरदस्ती तुष्टीकरण करने का आरोप जो बीजेपी सरकार के नेता रैलियों में लगाते हैं, वही बताना मेरा इस वीडियो पे और इस खबर के द्वारा माध्यम से बताना था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।